नमस्कार, कैसे आप? फिक्र आपकी में आपका एक बार फिर स्वागत है। देखिए, एक फिक्र बहुत बड़ी इस वक्त ये हो रही है कि अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं हॉस्टेजेस की, ठीक है, अंडरस्टूड, लेकिन आपके साथ हम लगातार ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कि इजराइल ने नॉर्दर्न गाजा में पर्चियां ड्रॉप की हैं, लीफलेट्स गिराए हैं और कहा है कि यहां मत आइए। लेकिन अभी जब मैं आपसे ये शो कर रहा हूं तो मेरे पास जानकारी आ रही है कि हमास ने पुश किया है लोगों को कि वो नॉर्दर्न गाजा में वापस जाएं। हानिया दूसरी तरफ ये कह रहा है कि जो भी टर्म्स हैं ट्रूस के वो उसको मानेगा। और ये भी रिपोर्ट कर रहा है टाइम्स ऑफ इजराइल, ये रिपोर्ट कर रहा है 2 लोगों की मौत हो गई है इस पूरे कमोशन में। तो क्या यह सीज फायर न सिर्फ टूट रहा है बल्कि सीज फायर की आड़ में जिसका शक था हमास वो कर रहा है। पहली ब्रेकिंग न्यूज, पहले ग्रुप में 13 इजरायली समेत कुल 25 बंधकों की रिहाई। हमास ने थाईलैंड के 12 बंधकों को रिहा किया। मिस्र के दखल पर थाईलैंड के बंधकों की रिहाई। दूसरी बड़ी खबर, रिहा होने वाले बंधकों की लिस्ट में एक भी अमेरिकी नहीं। 13 बंधकों के पहले ग्रुप में अमेरिका के नागरिकों का नाम नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर अमेरिकी मीडिया के हवाले से यह खबर आ रही है और यह अमेरिका के लिए बहुत चिंताजनक खबर है कि अमेरिका के लिए बार्गेन स्ट्रैटेजी है। इस वक्त एक और बड़ी खबर, हमास प्रमुख इस्माइल हानिया ने युद्ध विराम को बताया बड़ी जीत। हमारी शर्तों पर दुश्मन को राजी होना पड़ा। सीज फायर का सम्मान इजराइल पर निर्भर है। चौथी बड़ी खबर, मुंबई ऑक्सीजन प्लांट घोटाले में पहली गिरफ्तारी, आदित्य ठाकरे के करीबी रोमन छेड़ा को ईओडब्ल्यू ने किया गिरफ्तार। और कोरोना के समय ऑक्सीजन प्लांट के लिए 140 करोड़ के आवंटन का मामला। एक और बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग कल होगी। 200 सीटों पर सुबह से डाले जाएंगे वोट। राजस्थान में 5 करोड़ 26 लाख मतदाता। चीन में रहस्यमय बुखार पर भारत सरकार अलर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने H9N2 H9N2 वायरस पर नजर। भारत सरकार किसी तरह के हालात के लिए तैयार है। एक और बड़ी खबर, यूपी में 25 नवंबर मांस रहित दिवस घोषित। साधु टीएल वासवानी की जयंती पर कल मीट दुकानें बंद रहेंगी। यूपी सरकार ने जारी किया आदेश। और बड़ी खबर आ रही है, उत्तरकाशी के 41 मजदूरों को निकालने के लिए उम्मीदें बढ़ी। सीएम पुष्कर धामी का बयान, अंतिम चरण में रेस्क्यू ऑपरेशन, 15 मीटर का फासला अभी तय करना बाकी है, एनडीएमए ने कहा। और कतर कोर्ट ने स्वीकार की भारत की अर्जी। नेवी के 8 पूर्व अफसरों की सजा पर जल्द सुनवाई। फांसी की सजा पाए पूर्व अफसरों को राहत की उम्मीद। सभी खबरों के साथ आज हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे कर्टन रेजर में कौन कौन सी खबरें हैं जो आपके लिए देखना जरूरी है। सबसे पहले आपको जरा ध्यान से देखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज के बाद हम आपको जो दिखाने वाले हैं, पहली खबर है युद्ध विराम, जिसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। 13 के बदले 39 गाजा में सीज फायर हुआ, लेकिन 4 दिन बाद क्या होगा इसका विध्वंसक ट्रेलर दिखाएंगे और अभी तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं। दूसरी खबर, दक्षिण गाजा से हजारों लोग वापस भागकर उत्तरी गाजा जाने लगे। क्या सीज फायर हमास की कोई चाल है? खुलासा बहुत बड़ा। तीसरी खबर, युद्ध विराम से पहले गाजा में कोहराम मचा। इजरायली हमले से धरती कैसे कांपी? ग्राउंड रिपोर्ट। चौथी खबर, क्या गाजा में अस्थायी सीज फायर के बीच इजराइल लेबनान में युद्ध होगा? ये फ्रंट क्यों सुलग है? और पांचवी खबर, मिडिल ईस्ट में अशांति के पीछे कौन है? जंग के मैदान का वो खिलाड़ी जिससे पर्दा उठेगा। लेकिन पहले आज की बड़ी खबर, गाजा में आज से 4 दिन के लिए युद्ध विराम घोषित है। लेकिन युद्ध विराम के जो संकेत आ रहे हैं उससे पहले जो बम्बार्डमेंट हुआ है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बता रही हैं कि हालात बहुत बेकाबू हो सकते हैं। नॉर्दर्न गाजा पर सबकी नजर है। लेकिन पहली बड़ी खबर जो हमारे सामने फैक्ट्स हैं, इजराइल 13 बंधकों के बदले 39 फिलिस्तीनी बंदियों को छोड़ रहा है। दोनों तरफ से अदला बदली शुरू हो चुकी है। गाजा के आसमान इस वक्त शांत है, वहां फाइटर जेट की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। ड्रोन्स वापस बुला लिए गए हैं। गाजा की धरती पर तोपें शांत हैं लेकिन अपनी पोजीशंस पर हैं। वहां इस वक्त कोई धमाका नहीं हो रहा है, लेकिन डायनामाइट लगा हुआ। लेकिन यह शांति लंबी नहीं है, सिर्फ 4 दिनों की राहत है। उसके बाद क्या होगा, इसलिए फिक्र आपकी में आज कुछ बारूदी सवाल। 49 डेज के बाद, क्या 100 घंटे बाद गाजा में तबाही मचेगी? क्या हमास इजराइल युद्ध 2 महीने लंबा खिंचेगा? सीज फायर के बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले क्यों तेज किए?
ईरानी विदेश मंत्री नसरल्लाह और हमास से अलग अलग क्यों मिले? इराक सीरिया में 24 घंटे में अमेरिकी बेस पर 4 बड़े हमले किस मकसद से किए गए? और हूती ने एक बार फिर से क्यों लॉन्च किए अपने ड्रोन्स? इन सभी का एक ही जवाब है, और जवाब है अशांति। मिडिल ईस्ट में अशांति, युद्ध किसी भी कीमत पर, और इसके मुख्य किरदार सिर्फ हमास इजराइल नहीं, बल्कि ईरान और अमेरिका भी शायद यही चाहते हैं। आज फिक्र आपकी में इन सभी मुद्दों पर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले 49 डेज, 39वां दिन, वॉर रिपोर्ट। सीज फायर के दौरान दक्षिणी गाजा से उत्तरी हिस्से में आ रहे लोगों पर इजरायली सेना की ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 लोगों की मौत। चेतावनी देने के बावजूद घर लौट रहे थे। वादी गाजा में इजरायली टैंक और जवान तैनात, फिलिस्तीनियों की घर वापसी रोकने की कोशिश। यही लाइन गाजा को उत्तरी हिस्से से अलग करती है। युद्ध विराम के दौरान इजरायल के इलाट शहर में खतरे का सायरन बजा। यमन की तरफ से मिसाइल और ड्रोन दागे गए। जबालिया कैंप में जारी इजरायली बमबारी से भारी तबाही, 20 से ज्यादा घर और मस्जिद मलबे में तब्दील। सीज फायर के बाद बेत लाहिया में बर्बादी की तस्वीरें सामने आई। इजरायल की एयर स्ट्राइक में शहर की सूरत बिगड़ी, सड़कों पर शवों का ढेर। यमन में एक्टिव हूती विद्रोहियों ने अपने ही टैंक को बनाया निशाना। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से T-34 85 टैंक को उड़ाया। वेस्ट बैंक में नेबलस में इजरायली फोर्स का भीषण हमला, कई गाड़ियां जली। सात अक्टूबर से लेकर युद्ध विराम शुरू होने तक गाजा में 15,089 लोग मारे गए, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट। हमास ने कहा कि अगर इजरायल सभी फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ दे तो वो बंधक बनाए गए सभी इजरायली सैनिकों को रिहा करने के लिए तैयार है। शुक्रवार की नमाज के बाद कतर की राजधानी दोहा में विरोध प्रदर्शन, जॉर्डन में भी लोग सड़कों पर उतरे, फिलिस्तीन का समर्थन। कुछ तो गड़बड़ है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुछ ऐसा है जो पर्दे के पीछे है, कुछ ऐसा है जिसकी वजह से इजराइल को झुकना पड़ा है। ठीक सुना आपने। कहानी यह है, हमास ने अब यह कहना शुरू कर दिया है कि हमारे टर्म्स और कंडीशंस पर यह हुआ है। इसका मतलब जानते हैं आप हमास की स्ट्रैटेजी क्या थी? इजराइल पे अटैक करो, वहां से लोगों को उठाओ, हॉस्टेजेस लेके आओ, और फिर उसके बदले में अपने लोगों को छुड़वाओ। कितना बम्बार्डमेंट हुआ, कितना धुआं हुआ, कितने लोग मरे, उसके बाद भी क्या हमास जो चाहता था वो नहीं हो रहा है? और हमास अब यह कह रहा है कि नॉर्दर्न गाजा में वापस जाएंगे। इजराइल वहां पर एक गोली नहीं चला सकता है। सोचिए क्या होने वाला है। मैं 4 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, 24 घंटे की बात कर रहा हूं, और 24 घंटे से पहले जो हुआ वो चिंताजनक है। युद्ध विराम की एक एक तस्वीर, एक एक खबर हम आपको बस कुछ मिनट में दिखाने वाले, लेकिन उससे पहले गाजा में इजराइल ने सुबह के वक्त तबाही कैसे मचाई, हमास से जंग किस भयानक अंदाज में लड़ी गई, ये रिपोर्ट भी ग्राउंड से आई है। यकीन मानिए सुबह हम लोग का जो मंजर था उसे देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि इजराइल या हमास दोनों में से कोई भी युद्ध विराम चाहता भी है। गाजा में आज जब लोग युद्ध विराम होने का इंतजार कर रहे थे, तब इजरायल की वायुसेना बमबारी से तबाही मचा रही थी। आईडीएफ के सैनिक हवाई हमले के बाद जश्न मना रहे थे। आईडीएफ ने सीज फायर से पहले हमास की बिल्डिंग उड़ाई, गाजा में धमाका किया, हमास के अड्डों को टारगेट किया। इजरायली सेना ने इस बीच हमास की सुरंगों को भी निशाना बनाया। अल शिफा अस्पताल के नीचे मिली सुरंग को बम विस्फोट से तबाह किया। इजरायल ने जबालिया कैंप पर भीषण हमले किए। सीज फायर से पहले पूरे इलाके में रॉकेट दागे। जबालिया कैंप के अलावा नुसरत कैंप पर भयंकर प्रहार किया।
जबरदस्त बमबारी के बाद इलाके में आग लगी। हर तरफ अफरा तफरी मची। البيت الثاني جوا محروق هذا محل بويا अल मगाजी रेफ्यूजी कैंप भी इजरायली वायुसेना के टारगेट पर आया। बेत लाहिया में आईडीएफ ने बम बरसाकर तबाही मचाई। हमले के बाद अल वाहिदा की गलियों का हाल देखिए। इजरायली अटैक के बाद ये पूरा इलाका मलबे में तब्दील दिखा। अल जजीरा के मुताबिक हमास ने आरोप लगाया कि इजरायल ने उत्तरी गाजा में जबालिया रेफ्यूजी कैंप के पास संयुक्त राष्ट्र की ओर से संचालित अबू हुसैन स्कूल को निशाना बनाया, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई। जबकि गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस हमले में 27 लोग मारे गए। इजरायल ने इंडोनेशियन अस्पताल पर भी हमला किया, यहां भारी क्षति हुई। इस अस्पताल में इस वक्त 200 मरीजों के साथ मेडिकल स्टाफ और कई शरणार्थी हफ्तों से फंसे हुए हैं। लेकिन इजरायली वायुसेना ने दक्षिणी गाजा के खान यूनुस के पास शेख नसीर में भी एयर स्ट्राइक की, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई और शेख रदवान में हुए हमले में 10 लोग मारे गए। हमास को जहां मौका मिला, जिस जगह उससे आईडीएफ दिखी, वहां उसने इन हमलों का बदला लिया। आईडीएफ और हमास लड़ाकों में आमने सामने की जंग हुई। हमास ने आईडीएफ जवानों का पीछा किया और उन पर फायरिंग की। गाजा से इजरायल पर बमबारी का वीडियो भी सामने आया। अबू अल मुस्तफा ब्रिगेड ने इजरायल के सरहदी इलाकों को टारगेट किया। इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई हमले नाकाम किए। हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं। वॉर टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा हूं, इसके लिए माफी चाहूंगा। युद्ध में एक शब्द का इस्तेमाल होता है, वो होता है टैक्टिकल रिट्रीट। इस पे आए साहब, टैक्टिकल रिट्रीट का मतलब जानते हैं आप? टैक्टिकल रिट्रीट का मतलब होता है कुछ समय के लिए कुछ कदम पीछे हटना। जैसे यूक्रेन युद्ध में आपको याद होगा, बीच युद्ध के दरमियान एकाएक सीजफायर की खबर आई। यूक्रेन युद्ध में बीच युद्ध के दौरान पता लगा कि खेरसॉन के कुछ इलाके से वापस चली गई रशियन फौज, लेकिन फिर उन्होंने जो हमला किया, सारे काउंटर ऑफेंसिव फेल हो गए थे। लेकिन जो अभी इजराइल ने किया है वो टैक्टिकल रिट्रीट नहीं है, वो उनकी मजबूरी है। लेकिन जो हमास ने किया है वो टैक्टिकल रिट्रीट जरूर हो सकता है। सीजफायर का समझौता हमास और इजराइल के बीच है, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच नहीं है। इसीलिए हमने आपको ये तस्वीर दिखाई थी, यहां पर नसरुल्लाह की ये तस्वीर। इन्होंने खुद अपने हथियार टेकने के, घुटने टेकने की कोशिश की, लेकिन इजराइल नहीं माना। लेकिन अब क्या हुआ, इसके भयानक नतीजे अब देखने को मिल रहे हैं। हिजबुल्लाह ने कहा था कि वो सीजफायर के दौरान इजराइल को टारगेट नहीं करेगा। जब से सीजफायर हुआ है तब से लेबनान बॉर्डर पर शांति भी है, लेकिन उससे ठीक पहले इस फ्रंट पर भी भयानक लड़ाई हुई थी। इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों ने एक दूसरे पर जमकर हमला किया था और पहली बार हिजबुल्लाह ने अपनी आर्टिलरी यूनिट का अटैक सबके सामने रिलीज किया, उसका वीडियो। गाजा में सीजफायर और मिडिल ईस्ट में शांति, यही दुआ इस वक्त पूरी दुनिया कर रही है। लेकिन गाजा में सीजफायर के बीच मिडिल ईस्ट में शांति रहेगी, इसकी गारंटी शायद ही कोई दे पाएगा। क्योंकि हमास के खिलाफ भले ही इजरायली तोप और फाइटर जेट शांत हो गए हो, लेकिन लेबनान फ्रंट पर हिजबुल्लाह से जंग में दोनों तरफ से बारूदी शोले बरस रहे हैं। हिजबुल्लाह ने एक दिन पहले इजराइल पर 50 रॉकेट दागे थे, जिसमें से इजराइल ने 35 नष्ट किए थे। आज हिजबुल्लाह ने 22 हमले किए। आर्टिलरी से आईडीएफ के ठिकानों पर हमले किए, ड्रोन, रॉकेट और मोर्टार का भी इस्तेमाल किया। इजरायली तोपों और एयर डिफेंस सिस्टम ने कई हमलों का जवाब दिया। इसके बाद इजराइल के फाइटर जेट एक्शन में आए, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की, कई अड्डे तबाह किए। इजराइल के रक्षा मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि हिजबुल्लाह के हमले नहीं रुके तो गाजा के बाद बैरूत का नंबर है। इजराइल अगला बड़ा ऑपरेशन लेबनान के खिलाफ शुरू कर सकता है, इसकी आशंका काफी बढ़ गई है। लेकिन क्या हिजबुल्लाह को इसकी कोई चिंता है?
क्योंकि उसे लगता है कि उसके पीछे ईरान खड़ा है। उसे तेहरान से हथियारों की सप्लाई होती है। ईरान भी यही चाहता है कि एक फ्रंट शांत हो तो दूसरे पर इजराइल उलझ जाए। जानकार मानते हैं कि इसी प्लान के तहत बैरूत में ईरानी विदेश मंत्री और नसरल्ला की मुलाकात हुई थी। इसके बाद ही हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले तेज किए हैं। तो ये कहना कि सीज फायर से मिडिल ईस्ट में अमन लौटेगा, गलतफहमी होगी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, हमारे जितने भी दर्शक हैं, मोसाद चीफ कतर में है, कोई तस्वीर सामने आई? नहीं। CIA चीफ विलियम बर्न्स वहां पर पहुंचे, कोई तस्वीर सामने आई? नहीं। ब्लिंकन ने कई टैक्टिकल मीटिंग्स की, कई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स की, कोई तस्वीर सामने आई? नहीं आई। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री और हमास का जो नेता है हानिया, इस्माइल हानिया, उनकी मुलाकात होती है तो तस्वीरें सामने आती हैं, खुलकर दिखाई जाती हैं। ऐसे दिखाया जाता है कि वाह, ये दो भाई मिल रहे हैं। इसका मतलब जानते हैं आप? ये मैसेजिंग से कहीं गुना ज्यादा की कहानी है। हमास अभी शांत है, लेकिन इजराइल लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है। दूसरी तरफ इराक, सीरिया और यमन, जहां ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप हमले की ताक में बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि इजराइल और हमास के बीच हुआ युद्ध विराम समझौता ईरान को पसंद नहीं आ रहा है। अब ईरान मिडिल ईस्ट में शांति की कोशिशों को डिरेल करने में लग गया। युद्ध विराम समझौते के बीच ही ईरान के विदेश मंत्री दो ऐसे नेताओं से मिलने पहुंच गए जो मिडिल ईस्ट में चल रहे बड़े युद्ध की वजह बने हुए हैं। सवाल यह है कि इसके पीछे ईरान का मकसद क्या है? आखिर ईरान क्यों चाहता है कि मिडिल ईस्ट में संघर्ष खत्म हो? बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, जरूर देखें। गाजा में भले ही 4 दिन के लिए तोप और टैंक शांत हो गए हों, लेकिन युद्ध विराम के बाद क्या होगा, इस वक्त यही सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि इजराइल हो या हमास, दोनों युद्ध विराम के बाद की तैयारी में लगे हैं। इस बीच ईरान की तरफ से लगातार खतरनाक संकेत आ रहे हैं। ईरान खुद जंग में शामिल नहीं है, लेकिन वो प्रॉक्सी संगठनों के जरिए बड़ी तैयारी में लगा है। ईरान के नेता हमास और हिजबुल्लाह के साथ मीटिंग कर रहे हैं। ईरान इराक से लेकर सीरिया और यमन तक मिलिशिया संगठनों को हथियार और दूसरी मदद पहुंचा रहा है। ईरान की शय पर इराक और सीरिया में सक्रिय मिलिशिया संगठन अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर लगातार अटैक कर रहे हैं और ईरान लगातार नए और घातक हथियारों का प्रदर्शन कर रहा है। ईरान की तैयारी कितनी खतरनाक है, इसका सबूत दो तस्वीरों की शक्ल में सामने आया है। युद्ध विराम के बीच ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अब्दुल्लाहियान ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्ला और हमास चीफ इस्माइल हानिया से मुलाकात की है। ईरानी विदेश मंत्री दोहा में हमास चीफ से मिले। कल ईरान के विदेश मंत्री ने बैरूत में हिजबुल्लाह चीफ से मुलाकात की। ईरानी विदेश मंत्री की फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद यानी PIJ के महासचिव जियाद अल नखला और हमास लीडर खलील अल हया के साथ भी मीटिंग हुई। दोहा पहुंचने से पहले ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अब्दुल्लाहियान ने वर्ल्ड वॉर की चेतावनी दी। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा, गाजा युद्ध नियंत्रण से बाहर हो सकता है। ईरानी विदेश मंत्री से मुलाकातों का असर है कि हिजबुल्लाह ने युद्ध विराम के दौरान हमले नहीं करने की गारंटी देने से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ यमन के हूती विद्रोही भी कहने लगे हैं कि वो इस सीज फायर को नहीं मानेंगे, यानी गाजा पट्टी में भले ही बारूद न बरसे, लेकिन ईरान समर्थित संगठन मध्य पूर्व को दहलाते रहेंगे। यह पहली बार नहीं है जब ईरानी विदेश मंत्री ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह से मुलाकात की है। नवंबर में दोनों की मुलाकात दूसरी मुलाकात है। सवाल यह है कि ऐसे वक्त में जब युद्ध विराम की बातें चल रही हैं, ईरानी विदेश मंत्री ने हमास चीफ और हिजबुल्लाह चीफ से मुलाकात क्यों की? दूसरा सवाल, ईरान के विदेश मंत्री ने युद्ध के आउट ऑफ कंट्रोल होने की चेतावनी क्यों दी? चलिए इसे 6 पॉइंट से समझते हैं। पहली बात, ईरान बार बार संकेत दे रहा है कि वो इस युद्ध में हिजबुल्लाह और हमास के पीछे पूरी ताकत से खड़ा है। नंबर 1। नंबर 2, ईरान चाहता है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल कमजोर। तीसरी बात, ईरान ऐसा करके मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मौजूदगी को चुनौती दे रहा है। चौथी बात, ईरान गाजा युद्ध के बहाने मध्य पूर्व में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पांचवी बात, ईरान गाजा युद्ध के जरिए मुस्लिम देशों को इकट्ठा कर रहा है। छठी बात,
ईरान गाजा युद्ध के बहाने रूस, तुर्की और चीन के साथ एक बड़ा अलायंस बना रहा है। ईरान सिर्फ हिजबुल्लाह और हमास के नेताओं से बात नहीं कर रहा है, ईरान लगातार अपने हथियारों की ताकत भी बढ़ा रहा है। कल ईरान ने यासीन जेट ट्रेनर का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। इसी के साथ ईरान जेट ट्रेनर बनाने वाले 7 ताकतवर देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। ईरान की नेवी 4 दिन बाद यानी 28 नवंबर को अपना एक विध्वंसक हथियार दुनिया के सामने लाने वाली। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने समंदर के अंदर दुश्मन पर घातक हमले करने वाला कामिकाजी ड्रोन तैयार किया। इसे 28 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। वो खबर जिसका कई दिन से इंतजार हो रहा है। युद्ध के 49वें दिन आज अच्छी खबरें आई हैं। 2 सुबह 10:30 बजे से 4 दिन का युद्ध विराम लागू और शाम को हमास से समझौते के तहत 13 बंधकों को रिहा कर दिया। इन 13 बंधकों के बदले इजराइल ने अपनी जेल में बंद 39 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ दिया। हमास से जिन बंधकों को रिहा किया उनमें बच्चे और महिलाएं शामिल। समझौते के तहत 4 दिन में हमास 50 बंधकों की रिहाई करेगा। इनके बदले इजराइल 150 फिलिस्तीनी कैदी छोड़ेगा। अब 13 बंधकों के दूसरे ग्रुप को छोड़ने की प्रक्रिया कल शुरू होगी। इजरायली ऑफिसर के हवाले से टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट है कि हमास ने 13 बंधकों के पहले ग्रुप को रेड क्रॉस के हवाले किया है। इन 13 बंधक को एम्बुलेंस के जरिए राफा क्रॉसिंग लाया गया, वही राफा क्रॉसिंग जहां से फाइनेंशियल एड आ रही है। बंधकों को दक्षिण गाजा के खान यूनिस से राफा क्रॉसिंग लाया गया है। बंधकों को दक्षिण इजराइल के हेत्ज़ेरिम एयरबेस पर रखा जाएगा। इजरायली एयरबेस पर बंधकों का फिजिकल चेकअप होगा। इजरायली सेना ने एयरबेस पर मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य एक्सपर्ट्स की टीम को तैयार रखा है। बंधकों को हेत्ज़ेरिम एयरबेस पर 2 घंटा रखा जाएगा। ऐसे बंधकों को जिन्हें इलाज की जरूरत होगी उन्हें सीधे अस्पताल पहुंचाया जाएगा। बंधकों के परिवारों को पहले ही उन अस्पतालों में पहुंचा दिया गया है जहां इन्हें लाया जाएगा। इस बीच हमास ने थाईलैंड के 12 बंधकों को भी रिहा कर दिया और ये बंधक इजराइल और हमास के बीच हुए समझौते से अलग है। थाईलैंड ने बंधकों की रिहाई की पुष्टि की। इसमें इजिप्ट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जिस युद्ध विराम के लिए अमेरिका के टॉप अधिकारी कई हफ्तों तक तेल अवीव से दोहा के चक्कर लगाते रहे, वो युद्ध विराम लागू होने के 15 मिनट बाद दक्षिण इजराइल में रॉकेट अटैक के सायरन बजने लगे। इन हमलों के बाद इजराइल ने हमास पर सीजफायर उल्लंघन का आरोप लगाया। युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन अभी भी दोनों तरफ से उकसाने वाली बातें होती। इजरायली सेना के अधिकारी लगातार हमास को चेतावनी दे रहे। हमास चीफ इस्माइल हानिया ने भी धमकी भरे लहजे में कहा कि जब तक इजराइल युद्ध विराम समझौते को मानेगा, हमास भी समझौते पर कायम है। इस वक्त गाजा पट्टी पर युद्ध विराम लागू है, लेकिन इजराइल हो या हमास, दोनों ओर से ऐसी बातें कही जा रही हैं जिनसे संकेत मिल रहे हैं कि सीजफायर लंबा नहीं टिकेगा। युद्ध विराम का ऐलान होते ही इजराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता अविचाई अदराई ने अरबी भाषा में बड़ा मैसेज दिया। आईडीएफ के प्रवक्ता ने युद्ध विराम को लेकर बड़ी बात कही। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, युद्ध विराम अस्थायी है। उत्तरी गाजा पट्टी एक खतरनाक युद्ध क्षेत्र है और उत्तरी गाजा में जाना प्रतिबंधित है। इजराइल का सख्त रुख युद्ध विराम लागू होने से पहले ही दिखने लगा था। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने सीजफायर से कुछ घंटे पहले कहा, हमास के साथ छोटा युद्ध विराम जल्द खत्म होगा। इसके बाद इजरायली सेना अगले 2 महीने तक लड़ाई लड़ेगी। योव गैलेंट ने इजराइल के इरादे जाहिर कर दिए हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक हमास का खात्मा नहीं होगा, लड़ाई जारी रहेगी। ऐसे ही तेवर हमास के भी हैं। हमास भले ही बंधकों की रिहाई कर रहा हो, लेकिन इजराइल को भीषण हमलों की धमकी भी दे रहा है। हमास के प्रवक्ता अबू उवैदा ने इजराइल को अल्टीमेटम दिया। अबू उवैदा ने कहा, इजराइल ने हमले किए तो अंजाम विनाशक होगा। युद्ध विराम की घोषणा के बीच एक बड़ा बयान आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी का भी आया। उन्होंने कहा, हमास के साथ समझौते के बीच में बदलाव हो सकते हैं। आईडीएफ को लगता है कि हमास युद्ध विराम के दौरान इजराइल के लोगों को आतंकित कर सकता है।
इजराइल जानता है कि युद्ध विराम के दौरान हमास खुद को मजबूत करने की कोशिश करेगा। इसीलिए युद्ध विराम के दौरान इजराइल ने अपने सैनिकों को गाजा से नहीं हटाया है। जिन इलाकों में आईडीएफ की घेराबंदी है वो इलाके छोड़े नहीं गए हैं। आईडीएफ के जवान अस्थायी पोस्ट पर मौजूद हैं। उत्तरी गाजा की तरफ लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। दोनों तरफ से संकेत साफ हैं। 4 दिन बाद फिर विध्वंसक बारूद बरसेगा। तेरह बंधकों के बदले इजराइल ने फिलिस्तीन के 39 बंधक छोड़े। यह सिलसिला अभी 3 दिन तक और चलेगा। इजराइल ने जिन 39 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा है उन्हें रेड क्रॉस की बस से वेस्ट बैंक लाया गया है। इजराइल की कैद से जुटे 39 कैदियों में सभी महिलाएं। इन्हें 2 अलग अलग जेलों से छोड़ा गया है। युद्ध विराम के दौरान हमास 50 बंधकों को रिहा करेगा। इसके बदले इजराइल अपनी जेल में बंद 150 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। सवाल यह है कि इजराइल जिन फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ रहा है वो कौन है। इजरायली लोगों के मन में ये सवाल भी है कि कहीं ये 150 कैदी याह्या सिनवार की तरह इजराइल के लिए बड़ा सिरदर्द न बन जाए। 150 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई ने इजरायली लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ये चिंता इसलिए क्योंकि जिन फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई हो रही है उनमें ज्यादातर हमास, फतेह और इस्लामिक जिहाद के मेंबर बताए जा रहे हैं। इजरायली न्यूज़पेपर हरीज की रिपोर्ट के मुताबिक रिहा होने वाले कैदियों की लिस्ट में एक नाम महिला कैदी असरा जबास का है। रिपोर्ट्स के मुताबिक असरा जबास ने इजरायली पुलिस पर आत्मघाती हमला किया था। असरा जबास ने यरूशलेम बॉर्डर पर एक गैस टैंक को धमाके से उड़ा दिया था। इस धमाके में एक पुलिस अधिकारी घायल हुआ था। रिहाई वाली लिस्ट में एक बड़ा नाम मिसौन मूसा नाम की महिला का है। मूसा ने 2015 में इजरायली सैनिक पर जानलेवा हमला किया था, जिसके बाद मूसा को 15 साल की सजा सुनाई गई थी। रिहाई वाली लिस्ट में मारा बेकर नाम की महिला भी है। मारा बेकर जब 16 साल की थी तो उसने बॉर्डर पुलिस के जवान पर चाकू से हमला किया था। समझौते के बाद इजराइल ने 300 फिलिस्तीनी कैदियों के नाम की लिस्ट जारी की। इजरायली न्यूज़पेपर हरीज की रिपोर्ट के मुताबिक इस लिस्ट में 123 कैदी नाबालिग हैं। इनमें ज्यादातर की उम्र 5 से 14 साल है। इन्हें बम फेंकने से लेकर आगजनी तक के अपराधों में कैद किया गया था। रिहा हो रहे इन कैदियों को लेकर इजराइल के लोगों के मन में आशंकाएं इस शख्स की वजह से पैदा हुई हैं। यह है हमास का मिलिट्री चीफ याह्या सिनवार। इजराइल ने याह्या सिनवार को 1988 में गिरफ्तार किया था। सिनवार 23 साल जेल में रहा। 2011 में इसे एक समझौते के तहत छोड़ दिया गया। यही याह्या सिनवार 12 साल बाद इजराइल को मिले सबसे बड़े जख्म का मास्टरमाइंड है। सिनवार ने 7 अक्टूबर के हमले की प्लानिंग मोहम्मद दाइफ के साथ मिलकर की। अब इजराइल के लोगों को लग रहा है कि कहीं जेल से छोड़े जा रहे कैदी याह्या सिनवार की तरह उनके लिए मुसीबत ना बन जाए। गाजा में युद्ध विराम भारतीय समय के मुताबिक सुबह 10:30 बजे शुरू हुआ। इसके बाद दक्षिणी गाजा के हर हिस्से में से कुछ ऐसी तस्वीरें दिखी जिससे इजराइल की बेचैनी बढ़ गई। उत्तर से दक्षिण की ओर जान बचाकर भागे लोग वापस अपने घरों की तरफ लौटने लगे। इजराइल ने उन्हें रोकने के लिए पहले आसमान से पर्चे गिराए और एक जगह फायरिंग भी की। ये रिपोर्ट देखिए। गाजा में जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ, हजारों फिलिस्तीनी सड़कों पर उतर आए। दक्षिणी गाजा के हर हिस्से से लोग बाहर निकले और उत्तर की ओर वापस अपने घरों को जाने लगे। इजराइल की सेना ने उन्हें रोकने के लिए फायरिंग की। गोलियां चलने की आवाज कैमरे में रिकॉर्ड हुई। दक्षिणी गाजा में खान यूनिस की ये तस्वीर भी देखिए। लंबी कतार है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सब उत्तरी गाजा में अपने घर जाने के लिए बेचैन हैं। खान यूनिस में कल तक इजराइल के बम बरस रहे थे। हर ओर सन्नाटा था। आज सीज फायर होते ही कई लोग उत्तरी गाजा लौटते दिखे। गाजा में इस नए किस्म की हलचल ने इजराइल की परेशानी बढ़ा दी। वायुसेना ने लोगों को चेतावनी देने वाले पर्चे गिराए। उत्तरी गाजा से दूर रहने की वार्निंग दी। कहा कि गाजा में युद्ध विराम अस्थायी है। ऐसे में उत्तरी गाजा जाना खतरनाक हो सकता है। लेकिन लोगों को अपने घरों की चिंता थी। उन्होंने इजराइल की एक नहीं सुनी। इसके भयानक नतीजे दिखे। इजरायली सेना ने आम फिलिस्तीनियों पर गोलियां चलाई। एसोसिएटेड प्रेस ने जानकारी दी कि इस घटना में दीर अल बलाह इलाके में 2 नागरिक मारे गए, 11 लोग घायल हुए। हालांकि आईडीएफ की ओर से इस पर कोई सफाई नहीं आई।
लेकिन युद्ध विराम की घोषणा होते ही इजराइल के कई टैंक भी वापस लौटते दिखे। वहीं 49 दिन तक फ्रंट लाइन पर जंग लड़ने के बाद जब एक सैनिक इजराइल में अपने घर लौटा, माँ बाप से मिला, तो पूरा माहौल भावुक कर देने वाला हो गया। अब इसमें हमास की क्या चाल है वो बताते हैं। उत्तरी गाजा से करीब 9-10 लाख लोग भागकर दक्षिण गाजा आए। ध्यान से देखिएगा, इजराइल ने सलाह अल दीन सड़क से उनके लिए इवैक्यूएशन प्लान बनाया था। सलाह अल दीन सड़क उत्तरी और दक्षिणी गाजा को अलग करती है। इसी रास्ते ज्यादातर लोग खान यूनिस आ गए। फिर इजराइल ने यहां बमबारी शुरू कर दी, लेकिन अब सीज फायर हो चुका है, तो ये लाखों लोग वापस अपने घर उत्तरी गाजा जाना चाहते हैं। इजराइल को इन सबको रोक पाना मुश्किल होगा। टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें ऐसा करने के लिए हमास की ओर से उकसाया गया। हमास को इससे फायदा ये होगा कि उत्तरी गाजा पर कब्जे की इजराइल की 49 दिनों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा और इजराइल को ऑपरेशन पर नए सिरे से सोचना पड़ सकता है। सीजफायर के पहले फेज में कई तरह की खबरें निकलकर आई हैं। समय शुरू होते ही युद्ध विराम पर आशंका के बादल भी मंडराने लगे हैं। इजराइल ने आरोप लगाया कि हमास ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। यह डील सुबह 7 बजे से लागू हुई, उसके ठीक 15 मिनट बाद ही सीजफायर तोड़ दिया गया। गाजा पट्टी में खतरे का सारन बनने लगा। इल्जाम लगा कि हमास ने युद्ध विराम का पालन नहीं किया, जिसके बाद इस मुद्दे पर पानी फिरता दिखने लगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमास ने ऐसा किया? आइए इसे डिकोड करते हैं। ऐसी रिपोर्ट है कि सीजफायर पर हमास में जबरदस्त अनबन चल रही है। इस संगठन का जो धड़ा आक्रामक है उसका नाम है अल कासम। इसके प्रवक्ता अबू उबैदा ने सीधी धमकी दी है कि हमले जारी रहेंगे, लड़ाई तेज होगी और दुश्मन को सबक सिखाया जाएगा। सीज फायर का यह मतलब तो नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीज फायर में हमास हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है। सऊदी अरब और जॉर्डन ने हमास से अपील की थी, लेकिन हमास ने दोनों मुल्कों की बात मानने से इनकार कर दी। तो क्या सीज फायर पर हमास दो फाड़ हो गया? क्या अल कासम अपने आकाओं की बात नहीं सुन रहा? ये रिपोर्ट है। कतर की मध्यस्थता के बाद गाजा में युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन हमास की बर्बर आर्मी विंग अल कस्साम ने चिंगारी और भड़का दी। उसने इजराइल के खिलाफ लड़ाई तेज करने की अपील कर दी। अल कस्साम के प्रवक्ता अबू उबैदा ने अल जजीरा पर एक वीडियो जारी करके धमकी दी और कहा, हम पूरे वेस्ट बैंक और सभी मोर्चों पर इजराइल के साथ टकराव को बढ़ाने की अपील करते हैं। अल कस्साम का ये बयान ऐसे समय पर आया जब हमास और इजराइल में सीज फायर पर डील तय हो चुकी थी। मतलब युद्ध विराम में भी जंग की ज्वाला भड़कने का पूरा खतरा है। हमास और इजराइल के बीच कई तरह की अड़चनों के बाद गुरुवार को यह समझौता फाइनल हुआ। ऐसे में उसकी अल कस्साम ब्रिगेड अलग सुर क्यों अलाप रही है, इसके पीछे क्या रणनीति है, आइए ये जान लेते हैं। अल कस्साम का युद्ध में तेजी लाने का आह्वान करना इजराइल पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, या फिर हमास की आर्मी और पॉलिटिकल विंग सीज फायर पर दो धड़ों में बंट चुके हैं। ये डर इजराइल को भी है, इसलिए आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने भी साफ कर दिया कि हमास के साथ समझौते के बीच में बदलाव हो सकते हैं। इजराइल के लोगों को मनोवैज्ञानिक तौर पर हमास आतंकित कर सकता है। आपको बता दें कि अल कस्साम ही हमास के लिए जमीन पर लड़ने का काम करता है। ऐसे में अगर वो इस डील को नहीं मानता तो फिर गाजा में सीज फायर मुश्किल हो सकता है। और अब बात अमेरिका के दौरे रवैये की। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका को काफी चिंता हो रही है। दुख हो रहा है कि यूक्रेन में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, लोगों के लिए जरूरी बुनियादी चीजों की बर्बादी हो रही है। लेकिन यही सवाल जब इजराइल हमास युद्ध को लेकर किया जाता है तो अमेरिका चुप हो जाता है। इस दौरे रवैये के पीछे की कहानी क्या है, रिपोर्ट में देखिए। Civilian infrastructure, knocking out the heat, knocking out the power. I mean, are your families without heat or power? At least, yeah. And hitting quite literally innocent civilian targets, playgrounds, schools, hospitals. It's utter depravity. ये जॉन किर्बी हैं,
व्हाइट हाउस के एनएससी प्रवक्ता रूस यूक्रेन पर बोलते हुए किर्बी को यूक्रेन की चिंता सताने लगी। लोगों की मौत और बुनियादी चीजों के बर्बाद होने का अफसोस होने लगा। लेकिन जैसे ही उनसे इजराइल गाजा युद्ध को लेकर सवाल किया गया, किर्बी चुप्पी साध गए। दरअसल ये किर्बी की चुप्पी नहीं है, ये अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड है। ये पहली बार नहीं है। अमेरिका हमेशा से अपने फायदे के लिए ऐसा ही दोहरा रवैया अपनाता रहा है। जिस यूक्रेन की बर्बादी पर अमेरिका दुख जता रहा है और इजराइल गाजा युद्ध पर चुप्पी साध रखी है, दोनों ही जगहों के हालात कैसे हैं ये किसी से छिपा नहीं है। यूएन की रिपोर्ट कहती है कि यूक्रेन में 2 साल में 10,000 लोगों की मौत हुई, तो दूसरी तरफ गाजा में सिर्फ 49 दिन में ही मौत का आंकड़ा 15,000 पार कर गया है। लेकिन अफसोस, अमेरिका को बात करनी है तो सिर्फ यूक्रेन की, गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनियों की नहीं। जॉन किर्बी जब इजराइल हमास युद्ध से जुड़े सवाल पर चुप्पी साध रहे थे, उस वक्त भी गाजा में फिलिस्तीनियों की जान जा रही थी। लेकिन अमेरिका सिर्फ अपने फायदे की बात करता है, तो उसे ये मौतें दिखती ही नहीं है।